हेलो माय डियर फ्रेंड्स, करदम सर की गारंटी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12th ज्योग्राफी की का चैप्टर 4 प्राथमिक क्रियाएं, जो हमारी बुक फर्स्ट में है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत को लेकर आया हूँ, जो बेस है सीबीएसई और एनसीईआरटी। तो जो चैप्टर 4 है प्राथमिक क्रियाएं, इसके जो मेन टॉपिक हैं पहले उनके बारे में बात कर लें। एक है आखेट या भोजन संग्रह, दूसरा पशुचारण, तीसरा कृषि या कृषि के प्रकार, और फोर्थ है खनन या खनन की विधियाँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो प्राथमिक क्रियाएं पढ़ रहे हैं तो हम ये जानेंगे कि आप पहले आर्थिक क्रियाएं क्या हैं। आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया किसे कहेंगे हम? मानव के वे कार्यकलाप जिनसे मनुष्य को आय या इनकम प्राप्त होती है, आर्थिक क्रिया कहा जाता है। ये जानते ही हो कि मनुष्य कोई ना कोई काम तो करेगा, तो उसके लिए जिससे उसे इनकम प्राप्त हो या आय प्राप्त हो, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, तो उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आर्थिक क्रिया के मुख्यतः 4 प्रकार हैं वैसे तो, जैसे नंबर 1 प्राथमिक क्रिया, दूसरा द्वितीयक क्रिया, तीसरा तृतीयक क्रिया और फोर्थ चतुर्थक क्रिया के नाम से हम जानते हैं। हालांकि पंचम क्रिया वगैरह है जो आप अगर इकोनॉमिक्स वाला पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है। तो क्योंकि ये चैप्टर हमारा प्राथमिक क्रिया के नाम से है तो हम प्राथमिक क्रिया की बात करेंगे पहले। तो प्राथमिक क्रिया मानव के द्वारा विहित वे आर्थिक कार्यकलाप जो प्राकृतिक संसाधनों या पर्यावरण से सीधे प्राप्त करते हैं या उनका उपयोग करने से संबंधित होते हैं, प्राथमिक क्रिया उन्हें कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसे काम कि जो मनुष्य डायरेक्ट पर्यावरण से या प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करता है, उनका उत्पाद प्राप्त करता है, तो प्राथमिक क्रिया कहेंगे। जैसे आखेट करना, शिकार करना, भोजन संग्रह करना, भोजन इकट्ठा करना, पशुपालन या मछली पकड़ना, या वनों से लकड़ी काटना, या कृषि करना, या खनन करना आदि, इनको प्राथमिक क्रिया कहा जाता है। और जो लोग प्राथमिक क्रिया में लगे होते हैं उनको लाल कॉलर कहा जाता है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि ये सूर्य की डायरेक्ट रोशनी में काम करते हैं। ये कार्य घर के अंदर नहीं किए जाते, ये बाहर किए जाते हैं। तो इसलिए इनको जो कि सूर्य की रोशनी से जो उनका कॉलर बोन है वो लाल हो जाती है, लाल कॉलर इन्हें कहा जाता है। ये ध्यान रखना, आपको एक नंबर में आया था कई बार। तो मेरे ख्याल से प्राथमिक क्रिया की परिभाषा और आर्थिक क्रिया की परिभाषा या इसके आर्थिक क्रिया के प्रकार आप समझ गए होंगे। अब इसके प्राथमिक क्रिया के प्रकार की बात करेंगे। जैसे सबसे पहला है आखेट एवं भोजन संग्रह। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। आखेट करना एक बहुत प्राचीन समय से हमारे यहाँ पे और दुनिया में चलता रहा है। जब से आदि मानव रहा तो सबसे पहले आखेट करना ही वो सीखा था। तो कहता है ये आखेट और भोजन संग्रह प्राचीनतम आर्थिक क्रियाएं हैं। नंबर 2 पॉइंट है, यह कार्य कठोर जलवायु और दशाओं में किया जाता है। नंबर 3, इसे अधिकतर आदिकालीन समाज के लोग करते हैं। और फोर्थ है, इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता और प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है। ये कहता है कि आगे कि भोजन संग्रहण विश्व के 2 भागों में मुख्य रूप से किया जाता है। अगर भोजन संग्रहण की बात करें, नंबर 1 उच्च अक्षांश क्षेत्र और दूसरा निम्न अक्षांश क्षेत्र। उच्च अक्षांश क्षेत्र कौन कौन से हैं? नंबर जैसे उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिण चिली। निम्न अक्षांश क्षेत्र कौन से हैं? अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश। ये जो है भोजन संग्रहण क्षेत्र है। हालांकि आधुनिक समय में भोजन संग्रहण का जो काम है वो उसका व्यापारीकरण हो गया है। और इसमें जो है जैसे आप जानते हो कि भोजन संग्रहण पहले क्या था कि पहले वो जो हमारे आदिकालीन लोग थे, आदिम जो लोग थे, वो अपने जीवन निर्वाह के लिए भोजन संग्रह इकट्ठा करते थे, अपने खाने के लिए, अपना जीवन यापन चलाने के लिए। लेकिन आजकल जो है ये एक व्यापार का रूप इसने ले लिया है। जैसे सिनकोना पौधे की छाल है, बहुत सारे पौधों की छाल का प्रयोग होता है।
जैसे जो हमारा सिंगल बौद्धिक छाल है उसका उपयोग मलेरिया की दवाई कुनैन का निर्माण करने में होता है। और जैसे जयपोटा वृक्ष के दूध से बनती है च्युइंगम, इसे हम चिकल भी कहते हैं। ऐसी जो है जैसे चाय की पत्ती है उनका उपयोग जो आप जानते हो, चाय का जो पत्ती है उनका उपयोग जो हम पेय पदार्थ में रूप में करते हैं, चाय पीते हैं या कॉफ़ी का। ऐसी पेड़ के तने का जो उपयोग है हम बहुत सारे काम जो रबड़ है, कागज़ आदि बनाने में कर लेते हैं। तो इस तरह से जो ये आजकल बिजनेस का काम हो गया है। और ऐसी जो है जो आखेट है, आखेट जो पहले तो चल रहा था लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने ज़्यादातर जगह बंद कर दिया है। और इसी तरह से विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का भी अधिक महत्व नहीं है। यानी कि दोनों जो काम है ये मनुष्य के अब ये मतलब आर्थिक कार्यकलाप में ज़्यादा इसका महत्व नहीं है इन दोनों कामों का, आखेट का भी और भोजन संग्रहण का भी। अब एक जो नेक्स्ट होती है तुम्हारा पशुचारण या पशुपालन। इसे किसे कहेंगे? अपने पशुओं को चराना या अपने पशुओं को पालना पशुचारण या पशुपालन कहलाता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि को हम पालते हैं, जब मनुष्य पालता है तो इसे पशुचारण या पशुपालन कहेंगे। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 चलवासी पशुचारण और नंबर 2 वाणिज्य पशुधन पालन। चलवासी का जैसे सबसे पता चल रहा है कि ये इसको जो है मनुष्य चल के मतलब घूम के इसको जो है मतलब अपने पशुओं को चलाता है। यह जो है जब मनुष्य का आखेट और भोजन संग्रहण से कार्य नहीं चला तो उसने अपने पशु जो है कुछ पालने शुरू करे। यह एक प्राचीन जीवन निर्वाह हेतु या व्यवसाय हेतु ये काम है। इसमें पशुचारक मनुष्य अपने भोजन, वस्त्र, यातायात आदि के लिए पशु पर ही निर्भर रहता था। मनुष्य घूम कर पशुओं के साथ साथ चलता था और चारा पाने हेतु वो अपनी जगह बदलता रहता था। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं जो पशुचारण के चलवासी के हैं, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से और प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक है। दूसरा है यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश। तीसरा है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर। इसमें मनुष्य क्या करता है? ऋतु के अनुसार जो है वो अपने पशुओं का स्थान बदलते हैं, जिसे ऋतु प्रवास कहते हैं। जैसे कुछ विशेष जाति के लोग जो है वे अगर गर्मी हुई तो थोड़े ऊपर चले गए, हिमालय क्षेत्र चले गए, और जो वो बर्फ पड़नी शुरू तो निचले क्षेत्रों में आ गए। तो इस तरह से ये होता है। आधुनिक समय में हालांकि इनकी संख्या घट रही है। कारण क्या है? चलवासी पशुचारण अब थोड़ा कम हो गया है। उसका कारण क्या है कि जो देशों की बाउंड्रियां हैं वो बनी हुई हैं, और जो राजनीतिक सीमाएं हैं वो देशों ने बनाने के कारण जो है और या अपने क्षेत्रों में कुछ जगहों पर नई बस्तियां देशों ने बना दी हैं। तो इसलिए जो है वो चलवासी पशुचारण अब इतना ज़्यादा नहीं है। दूसरा है तुम्हारा वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य से पता चल रहा है कॉमर्शियल है, यानी कि यह है एक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है, और इसका एक निश्चित स्थान और विशाल क्षेत्र या फार्म होता है या फार्म हाउस होते हैं। इसमें जो पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से पालते हैं और जहां उनकी विशेष देखभाल की जाती है। इसमें एक ही प्रकार के पशु पालते हैं, चाहे गाय का फार्म हाउस हो, चाहे भैंस का हो, चाहे सुअर का हो, और उन्हीं पशुओं ज़्यादा पालते हैं जो उस क्षेत्र के ज़्यादा अनुकूल होते हैं। इसमें इनसे जो प्राप्त मांस है या खाल है या ऊन है या दूध है उसको जो है डिब्बा बंद करके विश्व के बाजारों में बेचा जाता है और भेजा जाता है। इसमें जैसे पहला था चलवासी में तो अपने जो गुजारा के लिए वो उनको पशु को पालते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कॉमर्शियल है, इसमें पूंजी के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में ये बड़े पैमाने पर होता है, बड़े बड़े फार्म हाउस। अब है नेक्स्ट है तुम्हारा कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि जानते, खेती आप जानते ही हो कि विभिन्न प्रकार की फसलों का बोया जाना और साथ ही पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है। यानी खेती का सीधा हिसाब है, जो हम विभिन्न प्रकार की फसलों को बोएंगे उसे हम खेती कहेंगे, और साथ में इसमें साथ पशुपालन भी कर लेंगे। तो विश्व में कृषि कार्य वहाँ की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि जहाँ खेती कार्य होगा किस प्रकार की खेती वहाँ होनी है,
यह जो वहाँ की जलवायु या और भौतिक कारण या सामाजिक कारण या आर्थिक कारण ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे। विभिन्न कृषि विधियाँ, अब कृषि की बहुत सारी विधियाँ हैं। जैसे जैसे पहली है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या है? निर्वाह का मतलब गुजारा, जीविका। इसे हम जीविका कृषि भी कहते हैं। निर्वाह कृषि यानी कि जीविका कृषि, ऐसी कृषि जिसमें किसान केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती करता है, उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। समझ को, निर्वाह कृषि क्या है? यानी कि वो खेती जिसमें केवल किसान अपने अपने गुजारा करने के लिए खेती करता है। अब है निर्वाह कृषि के प्रकार। निर्वाह कृषि के प्रकार क्या हैं? निर्वाह कृषि को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरी है गहन निर्वाह कृषि। आदिकालीन का मतलब, आदिकालीन को हम दो, उसका और भी एक दो नाम है, जैसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। आदिकालीन कृषि को हम स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं, या दहन कृषि भी कहते हैं, या कर्तन कृषि भी कहते हैं। इसे कई नाम है, इसका ध्यान रखना है इनका, ठीक है भाई। तो ये जो है, ये कहाँ ज़्यादातर कहाँ होती है? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, जैसे अफ्रीका है, दक्षिणी व मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग है, या दक्षिणी पूर्वी एशिया है, यहाँ पे ये ज़्यादातर होती है। और ये नाम से आपको पता लगा होगा, आदिकालीन का मतलब पुराने समय के लोग, यानी कि आदिम जाति के लोग इसे करते थे। और इस कृषि में किसान अपने परिवार के भरण पोषण हेतु खेती करता है। और ये बाजार हेतु खेती नहीं करते, हमें जो सामान बेचना है इसलिए खेती नहीं करते, केवल अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। इसमें खेत छोटे होते हैं और लेकिन स्थायी नहीं होते, परमानेंट नहीं होते। इसमें जो औजार जो प्रयोग करेगा किसान, वो भी पुराने पारंपरिक होते हैं, जैसे कुदाल है, फावड़ा है, या लकड़ी वगैरह हैं, इनका प्रयोग करेगा। इसमें किसान एक क्षेत्र के जंगलों को या वनस्पति को काट देगा, जला देगा और उसे साफ कर देगा। उसके बाद वो दूसरी जगह चला जाएगा, पहले वहाँ खेती कर लेगा, उसके बाद चला जाएगा। जब उसका उपजाऊपन खत्म हो जाएगा तो फिर वो दूसरी जगह चला जाएगा। इसको हम झूम का चक्र भी कहते हैं। झूम का चक्र का मतलब है आग लगाकर कृषि क्षेत्र तैयार करना। झूम का चक्र का मतलब होता है आग लगाकर कृषि क्षेत्र तैयार करना, और ये छोटा होता जाता है, इसलिए हम इसे झूम खेती भी कहते हैं। भारत के जो नॉर्थ ईस्ट एरिया हैं, उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, वहाँ इसे झूमिंग कहते हैं, झूमिंग। और मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं। मलेशिया व इंडोनेशिया में इसे लादांग कहते हैं, ठीक है भाई। दूसरा है गहन निर्वाह कृषि, दूसरा टाइप है। इस प्रकार की जो खेती है वो कृषि मानसून एरिया में के घने बसे देशों में की जाती है। यह दो प्रकार की हो सकती है गहन निर्वाह, एक तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरा चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो चावल प्रधान में क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा कि इसमें मुख्य फसल क्या है, चावल है। दूसरा, खेत का आकार छोटा है। तीसरा, इसमें यंत्रों का उपयोग कम और मानव श्रम ज़्यादा है। और कृषि कार्य पूरा परिवार लगा होता है। इसमें फोर्थ है इसमें पॉइंट, इसमें प्राकृतिक खाद या गोबरी खाद या हरी खाद का इस्तेमाल होता है, यानी कि जो यूरिया वगैरह हैं उर्वरक है वो प्रयोग नहीं होते। और ये मानसून पर, वर्षा पर ही डिपेंड है। जो वर्षा होगी, मानसून आएगा इनके मुताबिक, जब ये चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि होगी। अब जो चावल रहित है, इसमें स्पष्ट में आ रहा है, ये बिना चावल, लोग जहाँ चावल नहीं हो सकते वहाँ पे खेती की जाती है। जैसे यहाँ पर फसल कौन सी होंगी, गेहूँ है, सोयाबीन है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, ऐसी फसलें जो बिना मानसून के हो सकती हैं। इसमें सिर्फ एक खास बात है, जो पॉइंट है, ये चावल नहीं है, चावल रहित में। दूसरा, इसमें सिंचाई की बहुत ज़्यादा जरूरत है, बिना सिंचाई की खेती नहीं हो सकती। हालांकि खेत इसमें छोटे और बिखरे हुए हैं, वे क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा कम होती है, और चावल प्रधान में वर्षा ज़्यादा होती है। इसमें भी मानव श्रम और पशु श्रम का विशेष उपयोग किया जाता है। समझ में आ गई बात आपको मेरे ख्याल से। अब है रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि का मतलब है रोपना। कृषि को कहीं नर्सरी पौधे में पहले लगा हुआ है, उसके बाद दूसरी जगह से लगाया जाता है, यानी रोप के उसे लगा कर कृषि की जाती है। इसमें जैसे बाजार हेतु ज़्यादातर खेती की जाती है, बाजार के लिए की जाती हैं, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, कोको है, रबड़ है, धान है,
कपास है, गन्ना है, केले हैं, अनानास है, इस तरह की पौध लगाई जाती है। ये व्यापारिक और फसली कृषि हैं। इसमें एक ही फसल उत्पादन पर जोर दिया जाता है। जब तक ये खेती जब शुरू हुई हमारे यहाँ पे, जब दुनिया में जब औपनिवेशिक काल शुरू हुआ, यानी कि जब अंग्रेज या और लोग यहाँ पे आए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी फसल लगाई। इसमें खेत क्या होता है, खेत बड़े बड़े होते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या है, पूंजी का इसमें विशेष महत्व है, पैसा ज़्यादा लगता है। और इसमें उच्च प्रबंधक टेक्निक और वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होता है। काफ़ी श्रमिकों की जरूरत होती है और परिवहन व्यवस्था सुचारू होती है, क्योंकि जो परिवहन अगर बाजार से जुड़े होंगे तभी इसको ज़्यादा ये सफल होगी। जैसे एक है फेजेंडा क्या है, ब्राज़ील में काफ़ी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है, जो इस समय यूरोप के कंट्रोल में है। ज़्यादातर ये बागान मोस्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होते हैं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, अब नेक्स्ट है इसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। इसमें मुख्य फसल गेहूं है, जैसे अनाज से आप समझ गए होंगे। इसमें मुख्य फसल क्या है, गेहूं है, और अन्य फसलें में मक्का है, जौ है, राई है, जई है, ये भी हैं। दूसरा, खेत बड़े और इनमें मशीनों, यंत्रों और वैज्ञानिक तरीकों से इस पर खेती करते हैं। खेती व्यापार को ध्यान में रखकर की जाती है। उत्पादन प्रति व्यक्ति फसल अधिक होता है। और ये आप समझ गए होंगे, वाणिज्य के मामले में कॉमर्शियल, यानी कि ये बिजनेस पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं। और इसमें जैसे जो क्षेत्र हैं इसके, जैसे यूरेशिया के स्टेपीज हैं, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज हैं, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्डस हैं, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के डाउन्स हैं, वह न्यूजीलैंड के कैंटरबरी क्षेत्र जो हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र हैं। ये ध्यान रखना, ये मैप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्रित कृषि, नेक्स्ट है मिश्रित कृषि क्या है, मिश्रित मतलब आप समझे होंगे, मिश्रित माने मिला हुआ। इसमें खेतों का आकार जो मध्यम होता है। इसमें क्या है, फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है, इसलिए इसे मिश्रित खेती कहते हैं। विकसित कृषि यंत्र होंगे, इसमें उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा, हरी खाद का प्रयोग किया जाएगा, दोनों तरह काम किए जाएंगे इसमें। पूंजी व्यय के साथ साथ किसानों की कुशलता से भी आय जो इनकम इसमें ज़्यादा होती है। इसमें मवेशी, भेड़, सुअर आदि पाले जाते हैं। और इसमें एक फ़ायदा यह है, अगर हमारा खेती नहीं हुई तो पशु से काम चल जाएगा, और पशु का थोड़ा सा डाउन रहा, मतलब वो दूध वगैरह या जो भी चीज़ है वो नहीं हुई तो खेती हो जाएगी, मतलब किसान जो है भूखा नहीं मरता है। प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसलें हैं। और क्षेत्र इसमें कौन कौन से हैं, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूरी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग हैं। अब नेक्स्ट है तुम्हारा डेयरी कृषि। डेयरी कृषि का आप समझ गए होंगे, यानी दूध वाली, आप जानते ही हो। इसको जो है, इसमें दुधारू पशुओं को, जो दूध देने वाले पशुओं हैं, उनको दूध के लिए अच्छी तरह से पाला जाता है। और पशुओं के स्वास्थ्य का, प्रजनन एवं चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसे पशुओं के रहने का स्थान, चारे को रखने का स्थान और उनके जो और सुख सुविधाएं हैं उनका ध्यान रखा जाता है। इसमें इसलिए इसमें पूंजी की बहुत जरूरत होती है। पशुओं को चलाने, दूध निकालने हेतु पूरे साल काम लगा रहता है। ऐसा नहीं खेती में तो थोड़ा बहुत गैप आ जाता है, लेकिन इसमें गैप नहीं आता, इसमें पूरे साल काम चलता है। यह भी कार्य है जो बाजार के नज़दीक होएगा, क्योंकि जो शहर हैं उनको ताज़ा दूध, पनीर, दही ये जो है उनको चाहिए, तो उनके लिए बाजार ये जो है उपलब्ध होते हैं। इसलिए जो क्षेत्र हैं इसके लिए उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया डेयरी कृषि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूमध्य सागरीय कृषि नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा। भूमध्य सागरीय कृषि कई बार पेपर में आता है। भूमध्य सागरीय कृषि क्या है? यह कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश में की जाती है और यह विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसमें खट्टे फलों के उत्पादन पर विशेष बल दिया जाता है। जैसे अंगूर है, जैसे अंगूर की खेती की जाती है। अंगूर का जैसे, क्योंकि अंगूर से शराब बन सकती है, और जो थोड़े लो क्वालिटी के अंगूर हैं उनसे किस्म से मुनक्कद बन जाता है, आप जानते ही हो। और साथ में जो जैतून है, अंजीर है, इनका भी उत्पादन किया जाता है। और जब शीत ऋतु आती है तो यूरोप में और यूएसए में इसमें फल और सब्जियां यहीं से सप्लाई होती हैं, क्षेत्र से ही, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से सप्लाई होती हैं। अब तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। आप समझ गए होंगे इसको तो।
नाम से पता चल रहे हैं ज़्यादातर ये टॉपिक जो नाम से पता चल जाता है इनका। नंबर 1, इस प्रकार कृषि में अधिक पैसे कमाने हेतु या मुद्रा हेतु बाजार की मांग के अनुरूप वाली फसलों या सब्जियां हैं या फल हैं या पुष्प हैं, इनकी खेती की जाती है। इनमें खेतों का आकार छोटा होता है और ये भी नगरों के नज़दीक होंगी और यातायात जुड़े होंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा कि जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचाना होता है खेत वहाँ पर, या जैसे डेयरी प्रोडक्ट को पहुँचाना होता है, दूध को पहुँचाना होता है, पनीर को पहुँचाना होता है, तो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए उनके लिए रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह इंतजाम किया जाता है और परिवहन का पूरा इंतजाम होता है। ऐसी इसमें है, इसमें भी जो है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, इनका कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम किया जाता है और बहुत जल्दी परिवहन के द्वारा इन्हें बाजार में पहुँचाया जाता है, नहीं तो ख़राब हो जाता है फिर ये। इसमें ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा पूंजी की जरूरत होती है। इसमें सिंचाई, उर्वरक और अच्छे किस्म के बीज, कीटनाशी, ग्रीन हाउस, रेफ्रिजरेटर, कोल्ड स्टोरेज का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है, जिन प्रदेशों में कृषक यानी किसान तो सब्जियां पैदा करता है, उनको ट्रक कृषि कहते हैं। ऐसे क्षेत्रों को ट्रक कृषि कहा जाता है, क्योंकि ट्रक का मतलब है, ट्रक कृषि का मतलब है कि तुरंत सब्जी या फूल वगैरह तोड़े और तुरंत जो बाजार में ट्रक में लाद करके भेज दिए, उसे ट्रक कृषि कहते हैं। क्योंकि एक ही रात में खेत से बाजार में सब्जियों को तोड़कर भेज जाना बहुत जरूरी है, तो कहीं खराब ना हो जाए। तो जो क्षेत्र कौन से हैं इसमें? उत्तरी पश्चिम यूरोप, यूएसए के उत्तरी पूर्वी भाग, ऐसी जो है नीदरलैंड में जो ट्यूलिप एक बहुत फेमस पुष्प फूल है, उसका उत्पादन नीदरलैंड जो है तो सबसे ज़्यादा होता है, जो कि पूरी दुनिया में वहाँ से भेजा जाता है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। कारखाना कृषि किसे कहेंगे? जिसमें जो है पशुधन जैसे गाय, भैंस, बैल ये पाले जाते हैं, उसे कारखाना कृषि कहते हैं। खेती के साथ साथ सहकारी कृषि, नेक्स्ट टॉपिक है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि क्या है? जब कृषकों या किसानों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे, तो उसे सामूहिक कृषि कहा जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसमें किसान एक साथ मिलकर खेती करते हैं और अपने यंत्र या ज्ञान या मेहनत को मिल बांट कर करते हैं। इसमें किसान अपनी भूमि का मालिक स्वयं रहता है। इसमें एक खास बात ध्यान रखना, एक पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो किसान सहकारी में, इसमें किसान अपनी जमीन का खुद मालिक रहता है, लेकिन खेती मिल बांटा करते हैं और लाभ को भी आपस में बांट लेते हैं। इससे बीज, उर्वरक, यंत्र का एक साथ प्रयोग करने से लागत जो कम आती है। इसमें सहकारी समिति बनी होती है, किसानों को हर प्रकार की टेक्निक और बाजार आदि की जानकारी देकर सहायता करती है। क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली आदि हैं, लेकिन डेनमार्क में बहुत ज़्यादा सफल रही है। यहाँ का हर एक किसान इसका मेंबर होता है। सामूहिक कृषि, अब नेक्स्ट है सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि क्या है? इसमें कई किसान मिलकर अपनी भूमि, श्रम व पूंजी का साझा उपयोग करते हैं। इसमें छोटे किसानों को फायदा होता है, खेतों का बेहतर उपयोग होता है, खेतों पर नियंत्रण, हाँ इसमें ध्यान रखना, खेतों पर नियंत्रण सरकार का होता है, जबकि सहकारी में खेतों का मालिक व श्रम होता है। थोड़ी सी खेत किसान अपनी जरूरत हेतु रख लेता है, थोड़ी बहुत खेती रख ली उन्हें जो अपनी परिवार की पूर्ण पालन हेतु, और बाकी जो वो गवर्नमेंट पर रहती है। इसमें जैसे 100 संख्या पहले, उसमें इसको कोलक होज कहते थे वहाँ पे, इसको इस प्रकार खेती को कोलक होज कहा जाता था। ठीक है भाई, अब ये तुम्हारे ये सारे पूरे हो गए। अब एक लास्ट टॉपिक तुम्हारा खनन। खनन क्या है? पृथ्वी के अंदर से धातुओं, अयस्कों या अन्य उपयोगी वस्तुओं को खुदाई करके बाहर निकालना खनन कहलाता है। ठीक है भाई, किसी प्रकार का। तो खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एक भौतिक है, एक आर्थिक है। भौतिक कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे उसका खनिज का निक्षेप का आकार क्या है, यानी जो खनिज वहाँ है, अंदर है, मिनरल्स है, वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसकी श्रेणी किस प्रकार की है, और उसकी उपस्थिति की पोजीशन कैसी है। दूसरा नंबर 2 आर्थिक कारक, खनिज की मांग बाजार में क्या है या विश्व में क्या है, तकनीकी ज्ञान उसका है या नहीं है हमें। तीसरा पूंजी, और 4th यातायात, और लास्ट श्रम। इसमें जो ये बहुत कारक जो है इसके डिपेंड करते हैं। अब खनन की विधियाँ क्या हैं? खनन की उपस्थिति की अवस्था व प्रकृति के आधार पर
खनन के दो प्रकार हैं कि खनन कहाँ पर है, उसकी नेचर क्या है, उसके आधार पर हम खनन को दो भागों में बांट सकते हैं। एक है धरातलीय खनन, या इसका नाम है विवृत खनन। धरातलीय या विवृत खनन कहते हैं इसको। क्या है वो? जब खनिज धरातल के निकट हो, नज़दीक हो या ऊपरी सतह पर हो, तो वो जो है धरातलीय खनन या विस्तृत खनन कहा जाता है। यह इसमें खर्चा कम होएगा, जब ऊपर है तो आसान निकल जाएगा, इसमें खर्चा कम होएगा और सबसे सस्ता तरीका है। उत्पादन शीघ्र जल्दी होएगा और अधिक होएगा, ये आप समझ गए। दूसरा तुम्हारा है भूमिगत खनन या कूप की खनन। भूमिगत खनन कहेंगे या कूप की खनन। कूप की मतलब कुएं जैसा समझ जाता है, कुएं जैसा। तो ये क्या है, इसमें आप समझ गए नाम से ही। भूमिगत माने भूमि के बहुत नीचे, कभी धरातल माने जमीन के पास। भूमिगत खनन या कूपी खनन, यह जो ये इसमें अयस्क जो है या खनिज पदार्थ है नीचे गहराई में होते हैं। इसमें गहराई में कुआं खोदा जाता है और वहाँ पे लिफ्ट से या गाड़ियों से उनका प्रयोग करते हैं और वहाँ जब जाया जाता है। और इसमें वायु संचार प्रणाली या श्वसन की विधियाँ वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और लेकिन ये जोखिम भरी तरीका है, बहुत रिस्की काम है इसमें, क्योंकि इसमें जहरीली गैस निकलने का खतरा है, आग लगने का, बाढ़ आने का, और क्या होती है वो नीचे गिर जाती है, ढह जाती है, उसमें भी वो जो मजदूर है दबने का खतरा रहता है, इसलिए खतरा रहता है। जानते हो आप, पूंजी का या श्रम का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा पूंजी लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, श्रमिक बहुत ज़्यादा लगते हैं। विकसित देश हालांकि इस रिस्क की वजह से इसको छोड़ रहे हैं, लेकिन जो विकासशील देश हैं इसको आज भी अपनाए हुए हैं। और इससे क्योंकि उनकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ती है इससे काफ़ी परसेंटेज इनकम का, देश की इनकम का इससे आता है और लोगों को रोजगार मिलता है, इसलिए इसको अपनाए हुए हैं। जैसे अफ्रीका में तांबा खनन अब भी चल रहा है और भारत में कोयला खदान आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो चैप्टर है ये आपका पूरा हो गया है। इसका एक बार एक फ्लो चार्ट में फिर एक बार समझा देता हूँ आपको, जिससे आपको जो थोड़ी सी रिवाइज हो जाएगा। जैसे आर्थिक क्रियाएं मैंने बताया था, आपको बताइए वे क्रियाएं जो मनुष्य अपने मतलब पैसे के लिए, इनकम के लिए करता है, वे आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। ये 4 प्रकार की हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं। जो प्राथमिक क्रियाओं की बात चली थी, प्राथमिक क्रियाओं को हम जो है जो विभिन्न प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे आखेट करना, शिकार करना, दूसरा भोजन संग्रहण, तीसरा पशुचारण, फोर्थ कृषि, और एक है मछली पालन, मत्स्य पालन, और इसका नेक्स्ट है वानिकी या वन लगाना, और लास्ट है खनन या खुदाई करना। ये आप समझ गए होंगे। अब इसमें जो इसमें हम अगर कृषि की बात करें, कृषि को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं, कृषि का हम फ्लो चार्ट में बता रहा हूँ मैं। जैसे निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, या बाजार हेतु सब्जी और उद्यान कृषि, ठीक है, या संगठन के आधार पर कृषि। तो अब इसको हम अलग अलग भागों में बांट देंगे। जैसे निर्वाह कृषि है, निर्वाह कृषि को 2 भागों में बांट सकते हैं: आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। अब गहन निर्वाह कृषि को 2 भागों में बांट सकते हैं: चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। इसी तरह से हम जो है जो हमारा संगठन के आधार पर कृषि है, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं: एक सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। और इसी तरह से पशुचारण है, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं: एक चलवासी पशुचारण और एक मानवीय पशुधन पालन। इन सब की परिभाषाएं, सबके उदाहरण मैं बता चुका हूँ। बाकी जो अगर कोई हो तो आप जो इस बुक से NCERT की बुक आप पढ़ लोगे और इसे समझ लोगे। ये भी कार्य जो है ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है। लास्ट में फिर कदम सरी गारंटी जो चैनल है इसको आप लाइक करो, शेयर करो और इसको सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।